देश प्रदेश में आपका स्वागत है। इस बार देश के आसपास इतनी घटनाएं हो रही हैं जो अब विश्व की तमाम जो समझ की बात है, सामरिक या कैसे आगे आने वाले समय में तमाम शक्तिशाली देश एक दूसरे से बात करेंगे, वो सारी बातें काबुल पे आके टिक गई हैं। अब काबुल में आतंकवाद की सरकार है, आतंकवाद के लिए है और आतंकवादियों की ही है। अमेरिका के एक रिपब्लिकन ने कहा, लिंकन साहब की जो फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, उन्होंने कहा ऑफ द टेररिस्ट बाय द टेररिस्ट फॉर द टेररिस्ट, वो सरकार बनी है जिसमें अमेरिका ने जो अपनी चाल चली थी उसका जवाब उनको मिला है कि जिन आतंकवादियों के खिलाफ आपने जिहाद छेड़ा था, उन्होंने आपके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया है कि उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। जिसके खिलाफ 75 करोड़ रुपए का इनाम था उनके सर पर, वो अब वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो उसको इस तरह से देखिए कि तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी है। उसमें 33 सदस्य हैं, उनमें सभी आतंकवादी हैं, सभी तालिबानी हैं, कोई भी नरम विचार का व्यक्ति उसमें नहीं है। जिनसे भारत सरकार ने दोहा में बात की, उनको एक विदेश मंत्री का होता मिला है। उसके अलावा ज्यादातर लोग सिर्फ कट्टरवादी, जिन्होंने बुद्ध की मूर्तियों को गिराया, जिन्होंने जो मुल्ला उमर के जो उनके डिप्टी वगैरह थे, वही सब इसमें आगे आए हैं। और जो मौलाना हसन अखुंड उनका नाम है, तो अखंड की तरह सुनाई पड़ता है, तो अखंड ज्यादा जो उनके सुप्रीम लीडर वो आयतुल्ला की तरह, उन्होंने फाइनली इसका फैसला किया कि अखुंड साहब वहां की सरकार के इंतरिम प्रधानमंत्री होंगे और बरादर साहब जो है उनके डिप्टी बनेंगे। और जो तीनों बड़े लोग हैं, इनफैक्ट अगर देखें तो विदेश मंत्री, गृह मंत्री, जितने लोग हैं वो सभी यूनाइटेड नेशंस की और अमेरिका की वो उनकी वांटेड लिस्ट में है। सबके ऊपर कुछ किसी न किसी तरह का इनाम है। अब ऐसी सरकार बन रही है, ये मान लीजिए एक तरह से देखें तो जो लुटेरे हैं, जिन्होंने फिरौती में जिंदगी भर मांगी है, जिन्होंने कभी कानून का पालन नहीं किया है, जिनके नियम जो 5000 साल पुराने हैं, आदिम मानव के पूर्ववर्ती हैं, वो लोग अब आधुनिक सरकार बनाने में लग गए हैं। उसके पीछे कौन लोग हैं? पाकिस्तान। सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की है। जब पाकिस्तान के आईएसआई के अध्यक्ष और जो जनरल साहब वहां पहुंचे, उसके बाद ही बात हो पाई कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। चीन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी इसमें है। रूस और अमेरिका के जो उनकी इंटेलिजेंस के जो चीफ है, सीआईए के हेड, और जो वहाँ की रूस की एनएसए है उसके हेड, दोनों दिल्ली में कल और आज रहे हैं। उनके पास मिलने की जगह दिल्ली बन गई है, लेकिन दिल्ली की अपनी भूमिका क्या है अभी तक बहुत ही सीमित है। उनकी इसमें कोई जगह नहीं है। ये पूरा का पूरा जो खेल खेला जा रहा है उससे पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए, हथियार लिए, पिछले 50-60 साल तक उसकी गोद में रहा, उसके बिना कुछ कर नहीं सकता था। सारी कश्मीर की मुश्किलें उस नाम पे हुई। उसी पाकिस्तान ने एक ही साथ 2 बार किया। अमेरिका को अफगानिस्तान की जमीन पे वहां उसको हरा दिया। उसकी ऐसी हार हुई है जैसी उसके इतिहास में आज तक नहीं हुई। ये अमेरिका की प्रभुसत्ता पर, उसकी शक्ति पर एक पटाक्षेप हो गया है। उसकी जो विदेश नीति पर, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक ताकत की जो छवि थी, वो उन्होंने पूरी तरह से खराब कर दी। अमेरिका क्या करेगा? बाइडेन साहब जो भी सोच रहे हो, लेकिन उसकी छवि आज ऐसी है, उसके पास कोई भूमिका नहीं। लेकिन ये सोचिए कि अमेरिका के लोग कैसे सोचते हैं और रूस और चीन, ईरान और पाकिस्तान के लोग कैसे सोच रहे हैं। भारत की भूमिका बहुत ही इसमें नगण्य सी अभी तक है। उस भारत को खेलना पड़ेगा, उसके बिना उसके पास कई रास्ते बंद हो जाएंगे, उसके दुश्मन मजबूत हो जाएंगे। इसलिए उसे खेलना तो पड़ेगा, लेकिन उसे खेलना भी तक आया नहीं। ये खेल कैसा है ये भारत समझ नहीं पा रहा। अमेरिका ने खेल छोड़ दिया। वो अभी ये कह रहा है कि हमारे पास उनके जो पैसे पड़े हैं न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान के, उनको हम नहीं देंगे जब तक कि हमारी बात नहीं मानते। लेकिन एक देश पे जहां आप उस देश की आमदनी का 5 गुना खर्च करते चले आ रहे हैं पिछले 20 साल से, जाहिर है कि आपको वहां रहने की जरूरत नहीं थी। अगर आप किसी भी तरीके से देखें, आपकी जरूरत वहां नहीं थी, आप जबरदस्ती वहां गए थे। लेकिन आप छोड़ के आए तो आपने उसको इतनी बुरी हालत में छोड़ा है, दुनिया आपके ऊपर थू थू कर रही है। ये अमेरिका की स्थिति है।
रूस क्या कह रहा है कि उसको वो समझ नहीं पा रहा करे क्या। चीन और पाकिस्तान से बड़े खिलाड़ी हो गए हैं। इसलिए रूस के जो एनएसए के अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में हैं, बात करेंगे डोवाल साहब से। जो सीआईए के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ हैं, वो बात कर रहे हैं समझने के लिए कि कैसे वो ये नई जो समीकरण बन रही है उसमें कैसे हमेशा एक तरह से रिलेवेंट रहें, उनकी भूमिका खत्म ना हो जाए, उसको मैनेज करते रहें। बाइडेन साहब ने कह दिया है कि जो स्थिति है उसके हिसाब से रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान सबको अपनी भूमिका देखनी पड़ेगी क्या है। वो मानते हैं कि इतने सैंक्शंस उन्होंने कर रखे हैं लोगों के ऊपर, अमेरिका की सैंक्शन की जो राजनीति है, अगर हम सैंक्शन कर दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उनका जो भोलापन है, भोलापन कहिए या उनकी जो समझ है, उसके अंतर्गत वो सबसे बड़ा रास्ता रहता है। दूसरा होता है लड़ाई बमबारी करने, या तो आप सैंक्शन कीजिए या तो बमबारी कीजिए। उसमें कोई सामरिक जो एक जो नजरिया था रूजवेल्ट के जमाने का कि अगर हम विश्व युद्ध में गए तो हम कैसे जाएंगे और कैसे निकलेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक पूरा खाका बना था रूजवेल्ट के जमाने। लेकिन विश्व युद्ध के बाद जो भी कदम अमेरिका ने जहां भी उठाए, हर जगह उससे कहीं ना कहीं उसकी मुंह की खानी पड़ी है। तो चाहे वह पड़ा रहा हो, खर्चे भी हुए हो, उसका कोई फायदा नहीं। और अब जो ये अफगानिस्तान की स्थिति के बाद अमेरिका को अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे वो दुनिया से फिर से एक नया संबंध बनाए, अपनी समीकरण बनाए। खैर, जहां तक भारत का सवाल है, हम सुनते रहते हैं कि हमने $3 बिलियन यानी कि करीब 20,000 करोड़ रुपए लगाए अफगानिस्तान में उसके विकास के लिए। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे 3 बिलियन को हम देखते हैं 2,000 बिलियन अमेरिका के। तो जाहिर है कि हमारा जो भी हमने किया है हमें बड़ा लगता है, लेकिन दुनिया के सामने बहुत छोटा है। ये ऐसे ही है कि जो गरीब आदमी कहता है उसकी तनख्वाह जो 10,000 रुपए है, उससे किसी को 500 रुपए दिए, वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो जिसकी तनख्वाह लाख रुपए है, वो 500 रुपए टिप दे देता है। तो ये इतना ही फर्क है हिंदुस्तान और भारत तो अमेरिका की जो भागीदारी रही है अफगानिस्तान में, इस तरह का फर्क है। लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान की जो बड़ी जीत है उसका बहुत बड़ा उसका असर पड़ेगा। लोग कह रहे हैं अगर तालिबान अफगानिस्तान में है तो कश्मीरी में आतंकवाद बढ़ेगा। अगर वहां उनकी जो नई समीकरण बन रही है उसमें भारत अपनी भूमिका ठीक से मजबूत नहीं कर पाया, तो ये जो रास्ता बनेगा और चीन से सीधे ईरान होता हुआ पश्चिम एशिया तक पहुंचेगा। जो अफगानिस्तान की जो रेयर मिनरल्स जो हैं, जो ऐसे मिनरल जिनका आज की तारीख में ज्यादा इस्तेमाल होगा, जिसकी आज की वैल्यूएशन जो है करीब $1,000 बिलियन, यानी कि आप मानिए $1 बिलियन होता है करीब 1 मिलियन डॉलर 7.5 करोड़ का, $1 बिलियन 75,000 करोड़ का, उसको आप गुणा कर लीजिए 1,000 से, तो 75,000 गुणे 1,000, उतने $1 बिलियन, उतने करोड़ रुपए, सॉरी। तो ये इतने बड़े नंबर हैं कि आप कितना भी कोशिश करें समझने की, जब तक किताब में ना लिखें समझ नहीं आते, इतने बड़े बड़े नंबर हो गए हैं आजकल। तो अफगानिस्तान की जो आज स्थिति है ये है, सब चाहते हैं उसकी जो जो मिनरल्स हैं, जो रेयर मिनरल्स हैं, उसको लेकर के वहां उनकी वो जमीन में आना चाहते हैं। चीन उस पर शायद ज्यादा सफल हो। चीन के पास जो पुराना सिल्क रूट है वो रास्ता जाता था अफगानिस्तान से, अब वो साफ हो जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जिस तरह का संबंध बना रहा है आज की तरह, उसको मान लीजिए कि आज अफगानिस्तान पाकिस्तान की एक वर्चुअल कॉलोनी से बन गया है। बिना आईएसआई के चीफ गए अपना नेता भी तय नहीं कर पाते। तो ये स्थिति है। तालिबान जो कि आतंकवादियों की सरकार है, इंतरिम सरकार भले हो, पाकिस्तान जो उस पर पूरी तरह से हावी है, रूस और अमेरिका चाहते हैं कि भारत का भी कुछ नया रास्ता निकले, चीन पूरी तरह से उसमें आगे बढ़ता जा रहा है, और वो अंत में क्योंकि पाकिस्तान के पास ताकत नहीं है कि चीन से उलझ सके, तो चीन हमेशा उस पर हावी रहेगा। उसका चाहे जो फ्रंट लाइन खिलाड़ी पाकिस्तान रहे, लेकिन प्रभुसत्ता जो होगी वो चीन की होगी। ये नई समीकरण आज की। अब यूनाइटेड नेशन से क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम राज्यों को मान्यता देते नहीं, ये जो हमारे सदस्य देश हैं वही देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे मूल्य हैं उनकी वहां रखवाली हो, लेकिन उसके बारे में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। उनका बड़ा ऐलान यही है कि उनको मान्यता देने ना देने का जो काम है हमारा नहीं। एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि जो अब्दुल्ला साहब से जो चले गए छोड़ के, उन्होंने जून में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया था यूनाइटेड नेशंस के लिए।
उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से अपील की है कि जो अफगानिस्तान की सरकार है ये गैर मानवीय है, जिसको यहाँ शांति नहीं ला सकती। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को काम करना चाहिए इस तरह से कि किसी भी तरह से जो संयुक्त राष्ट्र के जो मूल्य हैं उसके आधार पर अफगानिस्तान की सरकार चले। तो अब ये देखिए कि आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान है। ये क्यों हुआ? क्योंकि बाइडेन साहब ने एक बड़ा फैसला किया था आते ही कि जो ट्रंप का फैसला था कि हम अफगानिस्तान छोड़ चले जाएंगे, वो हम बदलेंगे नहीं, हम उसी पर चले। नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने उसका जो आकलन किया वो ठीक से नहीं किया। उनको अंदाज नहीं था, या वो सोचते थे कि जो वहाँ की सरकार है वो अपना काम चला लेगी। उन्होंने पूरी पूरी उसकी एक असेसमेंट ठीक से नहीं की, और अंत में ऐसा हुआ कि उनके अनाउंस करते ही कि हम निकल रहे हैं, अफगानिस्तान की सरकार 15 अगस्त को गिर गई। तो 15 अगस्त हमारा तो आज़ादी का दिवस है। अफगानिस्तान के लिए 15 अगस्त एक आतंकवाद को गोद में लेने का, जो आतंकवाद के को अपना चेहरा बनाने का या उसको ताज पहनाने का जो दिवस है वो 15 अगस्त 2021 होगा। तो आतंकवाद की ताजपोशी 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में काबुल में हुई, और आज वहां की सरकार जो है, अंतरिम सरकार जो बनी है, वो पूरी तरह आतंकवादी है। 33 के 33 तालिबान के लोग उसमें हैं। उसमें कोई भी नम्रतावादी नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सोचता है कि अगर कोई बात हमारी ना माने उसका सर कलम कर दो। इससे हटने वाला कोई इसमें बचा नहीं। सब लोग जानते हैं कि सिर्फ बंदूक से बात करो। आज एक तस्वीर छपी हर जगह दुनिया भर में, उसमें एक महिला एक तालिबान आतंकवादी की बंदूक के सामने खड़ी है, उस पर बंदूक ताने हुए है, वो भी सीना ताने खड़ी है। वो तस्वीर जो है वो नए अफगानिस्तान की। नया अफगानिस्तान पुराना अफगानिस्तान नहीं है। 20 साल पहले तालिबान जब वहां शासन में था तो वहां के लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। वहां के लोगों में 90% ऐसे थे जो जो शरीयत लॉ को मानते थे। आज की तारीख में पिछले 20 बरस में अमेरिका के होते हुए तमाम जो शिक्षा और तमाम जो आधुनिक चीजें बनी, उसमें करीब करीब आधे लोग ऐसे हैं। तो आबादी बढ़ गई, जो जो पिछले 20 साल में पैदा हुए ऐसे लोग, उन्होंने कभी उनको दूसरी दुनिया देखने को मिली। उस दुनिया में कुछ चीजें थी जो पश्चिमी जो मूल्य थे, पश्चिमी जो समझ थी, उसका जिक्र हुआ। तो करीब आधे लोग ऐसे हैं जो तालिबान की बात समझते नहीं। लेकिन तालिबान बहुत छोटा सा ग्रुप है, 60 65 70 25 हजार लोगों का बंदूकधारी लोग, जिन्होंने ये ऐसे लुटेरे डकैत हो गए जैसे उन्होंने पूरा राज्य संभाल लिया हो। उनसे लड़ने की ताकत उनके पास नहीं, उनसे लड़ने की समझ भी नहीं। जो ये 20 बरस के लोग हैं, जो आधी आबादी वाले लोग हैं, उनको पता नहीं कैसे जूझे इससे। और जूझने के लिए सिर्फ तालिबान से नहीं, पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा। कुछ वर्ष पहले तक तालिबान के लोग जो स्वात जो जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, आपको मलाला याद होगा, मलाला भी उसी का शिकार हुई थी। और मलाला को जो पश्चिमी दुनिया ने अपना एक सिंबल बना दिया था कि तालिबान के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कैसे कैसे बच्चे जिनको गोलियां मारी गई उनको हम ठीक करके कैसे नोबेल प्राइज दे सकते हैं। तो अब जो भूमिका भारत की क्या होगी? क्या भारत में तालिबान का नाम लेकर के जो हम एक एक पूरी समुदाय को फिर से एक नए रंग में पेंट करना चाहते हैं, वैसा किया जाए? क्या ये चुनाव का मुद्दा बनेगा? हम क्या सारे मुसलमानों को तालिबान की अभी अभी बात हुई थी, अभी किसी लेखक ने कहा कि आरएसएस जो है वो तालिबान की तरह। तो किसी दूसरे ने कहा भाई तो फिर जब तालिबान से जाके बात करके तो कुछ जैसे तुम आरएसएस बात करते हो। ये मुद्दे जो है देश में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे बाहर के हैं, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं, न कभी रही है। एक आध मुद्दे चीजें होती रहती हैं लेकिन उसकी कोई जगह नहीं। उसको अगर हम अपने संदर्भ में लाएंगे, अपनी अपनी जो हमारी बांटने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उसको जोड़ेंगे, उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, जिससे कि हमारे भविष्य के ऊपर अफगानिस्तानीकरण उसका हो जाए। तो किसी भी स्थिति में अगर हम अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम और शांति की देश मानते हैं, तो ऐसा कोई नारा भी देश में न लगे जिससे कि कोई गुंजाइश भी इस तरह की हुई कोई आतंकवादी हो सकता है। पिछले 6-7 साल में जो बात हो रही है, एक समुदाय को हमने आतंकवादी की तरह बना दिया। आतंकवाद हर जगह फैला हुआ है, अमेरिका में भी है, दूसरे देशों में, सिर्फ शायद चीन में नहीं होगा, रूस में शायद उसकी जगह कम होगी, लेकिन दुनिया भर में जहां भी डेमोक्रेसी है वहां आतंकवाद की जगह उस हद तक होती है जिस हद तक कि हमारे नेता
उसको बीच में लाए, उसका इस्तेमाल करें, उसका बुरा इस्तेमाल करें। तो इस तरह के जो नारे हैं, इस तरह की जो संभावनाएं हैं, उनसे हमें बचना पड़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर के जो अभी तक बातें हुई हैं, वो अभी तक इस पर निर्भर है कि हमने वहां $3 बिलियन लगाए थे। तो 3 बिलियन से कुछ नहीं होता, पैसे लगाने से कुछ नहीं होता, जब दूसरा ज्यादा पैसे लगा रहा है। पहली बात ये है। और दूसरा ये है कि जब भी आतंकवाद की बात होगी, काबुल अब उसका एक एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है। उससे हमें समझने के लिए ऊंचा ऊंचा उठना पड़ेगा। जैसे नेहरू जी ने पंचशील की बात की थी, उस तरह से कोई ना कोई हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा कैसे हम फिर से भारत की इसमें भूमिका, जो रूस और अमेरिका दोनों हमको देने के लिए तैयार है, दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी के यहाँ आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि भारत की भूमिका बन सकती है अगर हमारा विदेश मंत्रालय, अगर हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और तमाम लोग जो गृह मंत्री सोचना शुरू करें, उसको बाहर की चीजों को बाहर रखें और उसमें इससे बाहर में भूमिका अपनी निकालें। उसको हम अंदर न लाएं, उसको आतंकवाद को दूर रखें। आतंकवाद की चर्चा हम इस तरह करें, उससे हम कैसे कंटेन करना चाहते हैं, और अपने देश में उसका हम जिक्र इस तरह न करें कि जो भी शरीयत लॉ की बात करता है, शरीयत लॉ की वो आतंकवादी है, ऐसा न करें। तो ये मुद्दा जो है हमारे जो इस समुदाय के लोगों को भी आगे बढ़ के करना पड़ेगा। हमें नहीं लगता हमारे देश में कोई भी इस तरह का आतंकवादी। ये आतंकवाद किसी को कह के आप बना सकते हैं, उससे बचिए। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूं। नमस्कार।